आज चर्चा का विषय है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों के हनन का जिम्मेदार कौन। अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता खुद जिम्मेदार है, न्यायपालिका जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार है, या राजतंत्र, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता जिम्मेदार है। इस चीज़ पे चर्चा हम करेंगे। और इस चीज़ पे चर्चा करने से पहले हम ये बता दें कि अधिवक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य सभी को मालूम है कि अधिवक्ता के वकालत का पेशा एक रॉयल प्रोफेशन कहा जाता था। और इस प्रोफेशन में आज़ादी से पहले वही लोग आते थे जिनके पास सब कुछ होता था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता था। लेकिन आज़ादी के बाद जब ये प्रोफेशन में लोग आना शुरू हुए तो उस टाइम भी लोग ऐसे ही थे कि जिनको ज़रूरत कुछ नहीं थी, देने के लिए आते थे और एक सेवा भाव की तरह वकालत की जाती थी। आज अधिवक्ता का अधिकारों को जो हनन हुआ है, अधिवक्ता जो है आज कहीं भी अधिवक्ता को इज्जत नहीं दी जा रही है। उसकी वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करें। सबसे पहले महफूज भाई पूछेंगे कि महफूज आलम जी, अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन और अधिवक्ताओं की गिरती साख की वजह क्या है? असलम साहब, हम अधिवक्ता जब कहते हैं तो अधिवक्ता को कहीं कहीं पे वकील नाम से ही पुकारा जाता है। और वकील का जो शाब्दिक अर्थ हम अक्सर लोगों को बताते हैं, वकील का शाब्दिक अर्थ होता है कामयाबी दिलाने वाला। वो व्यक्ति जो कामयाबी दिलाए उसको वकील कहा जाता है। और ये पहली एक पद है जिसके नाम के आगे विद्वान लगाया जाता है। अधिवक्ता ही एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पद है जिसके नाम के आगे विद्वान लगा होता है। और कोई पद ऐसा नहीं जिसके नाम के आगे विद्वान लगाया जाए। तो विद्वान होने के बाद ये बात तो प्रमाणिक है कि उसको अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी है। जब वो विद्वान है तो उसको अपने अधिकारों की पूर्ण रूप से जानकारी है। और जिसको अपने अधिकारों की पूर्ण रूप से जानकारी हो और विद्वान भी हो, उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। वो अपने अधिकार मांगता नहीं, छीन लेता है। लेकिन आप इधर कुछ सालों से उसकी पूरी परिभाषा ही अधिवक्ता की बदल दी गई। अधिवक्ता की एक बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल बनाई गई, बार काउंसिल का एडवोकेट एक्ट बनाया गया। एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत बार काउंसिल बनाई गई। बार काउंसिल ने हर जगह एसोसिएशंस बनाए, बार एसोसिएशंस यानी वकीलों की एसोसिएशंस। वो उस बार काउंसिल से रजिस्टर्ड होती हैं और उनका ये काम होता है कि वो वकीलों के अधिकारों के, उनके हितों की रक्षा करें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाहे बार काउंसिल हो, चाहे कहीं की बार एसोसिएशंस हो, उनमें जो प्रतिनिधि वकीलों के जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट यानी विधि व्यवसाय करने वाले नहीं होते हैं। वो नाम मात्र के रजिस्टर्ड अधिवक्ता होते हैं और उनका मेन पेशा राजनीति करना होती है। और वो किसी न किसी राजनीतिक दल के पदों पर आसीन भी होते हैं, कोई प्रदेश स्तर पर, कोई नेशनल लेवल पर, कोई जिला लेवल पर। वो अपनी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं और वो उनका अधिवक्ता से कोई मतलब नहीं होता है दूर दूर तक। और शायद अपनी लाइफ में उन्होंने 1000 मुकदमे भी 1000 मुकदमे भी नहीं लड़े होती। अगर उनसे पूछा जाए कि कितने मुकदमे आपने लड़े हैं तो शायद वो 1000 ही मुकदमे नहीं लड़े होंगे। और अधिवक्ताओं की एसोसिएशन और बार काउंसिल के बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं और वो राजनीति करते हैं। वहाँ से वो राजनीतिक दलों का काम करते हैं। तो इस वजह से, इस कारण से अधिवक्ताओं की स्तर इतना गिरता जा रहा है कि जिसका नाम के आगे तो विद्वान लगा है। लेकिन अगर आप कहीं बताएं कि हम अधिवक्ता हैं तो पहले पूछता है कहाँ वकालत करते हैं आप और कौन सी वकालत करते हैं आप, ये पूछा जाता है। तो इस चीज़ में आप देखिए, जिम्मेदार अगर आप पूछते हैं तो ना राजनीतिक दल जिम्मेदार है, ना कोई सरकार जिम्मेदार है और ना न्यायपालिका जिम्मेदार है। सबसे पहली जिम्मेदार बार काउंसिल है हमारी।
और महाधिवक्ता है हमारा। अधिवक्ता के बाद एक महाधिवक्ता भी होता है। अधिवक्ताओं के जब आप अधिकार और हित की बात कर रहे हैं तो महाधिवक्ता को भूल नहीं सकते आप। और महाधिवक्ता जो होता है वो संरक्षक होता है, प्रथम अधिवक्ता होता है। उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि अधिवक्ताओं की देखरेख करे, अधिवक्ताओं के बारे में जो भी उसके अधिकार कर्तव्य सबके बारे में देखे और उसके अच्छाई के लिए कार्य करे। और वो सरकार के राजमंत्री के दर्जे पे होता है। और जब वो सरकार तक उसका काम होता है कि अधिवक्ताओं के हित की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार से मनवाए, जो भी सरकार होती। अगर अधिवक्ताओं का इतना स्तर है कि उन अधिवक्ताओं का महाधिवक्ता सरकार में राजमंत्री के स्तर पर कार्य कर रहा है, तो कौन सरकार है जो आपके अधिकारों का हनन कर सकती है? कौन सरकार है जो आपको अनदेखा कर सकती है? कोई सरकार आपको, आपकी अधिकारों का हनन होने में न न्यायपालिका का कोई दर्जा होता है, न जो है किसी का होता है, आप अधिवक्ता का ही होता है। क्योंकि आपका जो महाधिवक्ता है वो आपके हितों की बात सरकार तक पहुंचा के मनवाता नहीं है। और एसोसिएशंस का काम क्या है? मैंने कई बार कहा कि देखिए, आपकी कोई मांग अगर सरकार नहीं मानती है या आप कोई मांग सरकार से करते हैं तो आप सरकार की वकालत करना। जब ना माने सरकार, जब आप मांगे, टाइम दें, वक्त दें कि इतने दिन के अंदर कर दें, हमारी मांग पूरी हो जाए, उसके बाद भी सरकार ना मांगे तो आप सरकार की वकालत करने छोड़ दीजिए। कह दिए साहब हम वकालत सरकार की नहीं करेंगे। इसके अपोजिट एसोसिएशंस करती क्या है? जनता की वकालत छोड़ देती हैं, सरकार की वकालत करती रहती हैं। प्रस्ताव पारित होता है कि आज हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, अधिवक्ता कहते हैं, लेकिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, सरकार के न्यायिक कार्य से विरत नहीं रहेंगे। जितने सरकारी वकील होते हैं, महाधिवक्ता से लेकर के और एक मामूली सा ब्रीफ होल्डर और पैनल लॉयर तक, वो कार्य करता है, वो वकालत नहीं कर रहा है। वो अगर वो सरकार की वकालत कर रहा है तो क्या वो न्यायिक कार्य नहीं कर रहा? हम जनता की वकालत करें तो वो न्यायिक कार्य है, और हम सरकार की वकालत करें तो वो न्यायिक कार्य नहीं। किस तरह के विद्वान हैं आप? किस तरह की विद्वता की बात करते हैं आप? हमारी समझ से बाहर है। अगर आपने कहा कि हम वकील सब हड़ताल पे हैं, तो वकील सब हड़ताल पे हैं। जो सरकारी वकील है वो पहले वकील है, बाद में सरकारी वकील है, सरकारी के बाद वकील है वो। और जब उसकी पेरेंट बॉडी बार काउंसिल ने न्यायिक कार्य से विरत होने की बात की है तो काम नहीं करेगा, अदालत नहीं जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या है कि जनता की वकालत आप न करिए आज, चूंकि आज न्यायिक कार्य से विरत कहा है बार काउंसिल ने, लेकिन आप सरकार की वकालत करिए, वो जरूरी है। तो आपकी ये हड़ताल ही किस तरह की होती? कौन सी विद्वता का प्रतीक है आपकी हड़ताल? आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं, ना सरकार जिम्मेदार है, ना न्यायपालिका जिम्मेदार है, ना राजनेता जिम्मेदार हैं। आप अपने गिरते हुए स्तर के आप स्वयं जिम्मेदार हैं। बनवारी लाल जी एडवोकेट जनरल, फर्स्ट एडवोकेट ऑफ स्टेट होता है, महफूज भाई जैसे कहा। तो और एडवोकेट जनरल, एडवोकेट और सरकार के बीच का सेतु भी होता है, कहते हैं पुल। सरकार को जोड़ता है एडवोकेट से, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं हो पाते हैं जो होना चाहिए। और अधिवक्ताओं का स्तर आज इतना गिर गया है कि अधिवक्ता को एक सिपाही भी इज्जत नहीं देना चाहता है। इस गिरते हुए स्तर के बारे में जैसे महफूज साहब ने कहा कि अधिवक्ता स्वयं जिम्मेदार है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आप इनकी इस बात से कितने तरह इत्तेफाक करते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं महफूज भाई की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। क्योंकि आज हमारी गरिमा गिर रही है तो उसके लिए सबसे पहले हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा बाद में। क्योंकि आज प्रायः देखा जाता है कि जो भी हमारे विशेष तौर से युवा अधिवक्ता आते हैं तो वो हमारे लोगों से सीखना कम, पैसे कमाने की लालसा में एडवोकेट एक्ट से इतर जा कर के, चाहे वो थाने की पैरवी हो या तहसीलों से अलग हट करके पैरवी हो,
थानों थानों जाकर के पैरवी करने लगते हैं, उससे हमारा स्तर सबसे पहले गिर रहा है। और दूसरी चीज़, चाहे प्लाटिंग के काम में हो, वो विशेष तौर से इन्वॉल्व हो करके मौके पर जाते हैं, वो भी हमारे एडवोकेट एक्ट के विरुद्ध है। और विशेष तौर से हम जब अच्छी सी तैयारी करते हैं तो उसमें आपका स्तर, आपकी सलाह अच्छी होगी और आप अपने प्रोफेशन के प्रति बेहतर होंगे, ये अच्छा होगा। तो इसलिए हम किसी सरकार को, किसी प्रशासनिक अफसर को से पहले हम अपने आप को स्वयं जिम्मेदार पाते हैं कि हमें उस पर अपने एडवोकेट एक्ट के तहत कार्य करना चाहिए। और हमारा जो प्रतिनिधि हो, जो बार काउंसिल के सदस्य हों, वो उसकी स्वच्छ छवि हो और प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हो, तभी हम हमारी अच्छी छवि बनी रहेगी। बनवारी लाल बताया अधिवक्ता जिम्मेदार है, लेकिन अधिवक्ताओं को जो अधिवक्ताओं की मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो एडवोकेट एक्ट, बार काउंसिल रूल सब कहीं दी गई हैं कि जो मिलना चाहिए, सरकार वो चीज़ें नहीं दे रही है। क्योंकि सरकार साफ पल्ला झाड़ लेती है। अभी आप बार काउंसिल में जब एक रूल बना कि अधिवक्ता कल्याण टिकट लगेगा, और पिछले 20 साल से अधिवक्ता कल्याण टिकट वकालतनामे पे आप लगा रहे हैं, और औसतन एक अनुमान है बहुत छोटा सा कि कम से कम 20,000 टिकट पर डे अधिवक्ता कल्याण के लगाए जाते हैं, और ये टिकट राज्य सरकार देती है। अगर 20,000 टिकट 10 रुपये वाला है तो 20,000 टिकट के 2 लाख रुपए हो जाते हैं। जाके 2 लाख रुपए पर डे जमा कर रहे हैं, और कम से कम 280 दिन काम करती है अदालतें, और 280 दिन आप वो वकालतनामे लगाते हैं। अगर 2,280 दिन लगा रहे हैं तो कितना पैसा हो गया। उसके बावजूद सरकारी मदद कोई अधिवक्ताओं को नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग साथ तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जो काम नहीं है, उनके पास काम का कोई ज़रिया नहीं है, वो इसी प्रोफेशन से हैं, लेकिन उनकी कुछ सुनने वाला नहीं। क्या लगता है कि ये सरकार सही कर रही है? बहुत सही सवाल आपने किया। हमारा पैसा सरकार के पास जमा है, लेकिन हमको नहीं मिलता, जिसके लिए हमारे नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि बार काउंसिल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाई गई। सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन वो पैसा कुछ रिलीज हुआ, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं तक वितरित नहीं किया गया। बल्कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जनपद के बार काउंसिलों को वो पैसा रिलीज हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं को नहीं मिला। अगर समय समय पर हम बराबर उसकी डिमांड करते रहें सरकार से, तो वो पैसा हमको मिलना चाहिए। जो नहीं मिलता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भोला सिंह जी, अभी जैसे ये बात हुई कि अधिवक्ताओं की, हम लोगों की बात हो रही है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन और उनकी गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन है। इसी में एक चीज़ और जो भी जुड़ी हुई है कि अधिवक्ताओं को मदद की बात, जो अधिवक्ता जिनके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है और भुखमरी के कगार में, उनको मदद की बात। लेकिन आपने देखा होगा कि बार काउंसिल ने क्राइटेरिया बनाया, गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के मुताबिक जो उस गाइडलाइन को फॉलो करेगा उसी को पैसा दिया जाएगा। और जो गाइडलाइन ऐसी थी, अगर वो गाइडलाइन कोई पूरी कर लेता है तो उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। तो अधिवक्ताओं के अधिकारों के हनन का जिम्मेदार कौन है? सरकार। इसमें कहाँ तक के सरकार का उत्तरदायित्व है, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व क्या है, और अधिवक्ता का स्वयं उत्तरदायित्व क्या है? अधिवक्ता समाज में अग्रणी व्यक्तियों में गिना जाता है, और अधिवक्ता की दुर्गति के लिए अधिवक्ता स्वयं जिम्मेदार है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लें कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि अधिवक्ता करोड़ों रुपया कमा करके सरकार को देता है राजस्व के रूप में, और उसको अगर आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसकी सहायता करने के लिए 20 बार सोचती है। उन्हें लगता है कि अधिवक्ता
कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है। और जब सरकार को हमारी आवश्यकता होती है, अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, तो रात के 12 बजे वो उसके घर पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, अब हमारी इज्जत आप ही बचा सकते हैं। अब दुर्गत के जिम्मेदार हम इस वजह से हैं कि हमने अधिकार मांगा नहीं। हमें अधिकार मांगना चाहिए कि हम जितना टिकट लगाते हैं उसका बावजूद हर लोकल बार में अकाउंट होना चाहिए कि फला आदमी है जो बार के माध्यम से ये कल्याणकारी टिकट इसने इतने खरीदे हैं, वो उसके उसमें अकाउंट होना चाहिए कि उसने सरकार से इतना पैसा दे करके ये लिया है, वो उसके खाते में उसकी संचित निधि होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की तो संचित निधि होती है, लेकिन अधिवक्ता की कोई संचित निधि नहीं होती है, इसलिए वो होना चाहिए था, ये ज़रूरी है। और उसमें ये भी होना चाहिए कि चूंकि अधिवक्ता केवल अधिवक्ता के रूप में तो राजस्व देता ही है, लेकिन उसके अलावा भी राजस्व देता है अधिवक्ता। भाई अधिवक्ता के पास गाड़ियां हैं, वो रोड टैक्स देता है, प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो वेल्थ टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, सभी टैक्स देता है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि उस संचित निधि में जो उसका अकाउंट बना हुआ है लोकल बार में, जितना उसका पैसा हो प्रति ईयर, उसका उतना ही पैसा सरकार उसमें दे, और ताकि जरूरत जब पड़े अधिवक्ता को निकाल सके, वो अपना काम कर सके, वो अपना हाथ जो है वो ना फैलाए सरकार के समक्ष। तो हमें हमारा ही पैसा अगर रिटर्न कर दे सरकार, तो हमें सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसके साथ साथ और भी जिम्मेदारियां हैं। एक अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता आता है 20 साल, 25 साल, 22 साल की उम्र में, और पूरी जिंदगी अधिवक्ता बन के काम करते करते, फाइल एड होते धोते, वकीलों के साथ काम करते करते, जनता के साथ देते देते बुढ़ा हो जाता है। उसको कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं होती है। बातें बार बार होती, बार काउंसिल हमारी कहती है कि जो 60 साल के ऊपर हो जाएंगे उनको मिलेगी। साथ ही जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, रिटायर होता है, वो आ जाता है हमारे अधिकार को हनन करने, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये बंद होना चाहिए। और अधिवक्ता के रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक उम्र होनी चाहिए कि इतनी उम्र तक अधिवक्ता जो है एज ए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट का होगा, तभी गरिमा बनेगी। वरना जो आदमी, और वो भी समय समय पर ये देखा जाना चाहिए, बार काउंसिल्स को भी देखना चाहिए कि ये जो आदमी, जो अधिवक्ता है, वास्तव में अधिवक्त के कार्य कर रहा है, विधि के कार्य कर रहा है, या प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, या और कहीं से आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। इसकी भी समीक्षा कम से कम साल में एक बार अवश्य होनी चाहिए। ये आपने जो बताया कि अधिवक्ताओं के कार्य की समीक्षा होना चाहिए, इस चीज़ पे जो है सही है कि ये होना चाहिए। जो अधिवक्ता एक्ट है, एडवोकेट एक्ट है, उसमें क्लियर एकदम किया गया है कि अधिवक्ता सिर्फ वकालत करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और उसको जो है कैसे फॉलो किया जा रहा है ये देखना बार काउंसिल का काम है। महफूज भाई ने भी जो कहा कि बार काउंसिल में ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जब उनको प्रैक्टिस से ताल्लुक़, जो हमारी संस्था बैठी है, जो हमको इनरोल्ड कर रही है, जो हमको मॉनिटरिंग कर रही है, जो हमको सज़ा देगी, जो हमको रजिस्ट्रेशन करेगी, जो हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी, वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर कैसे कानून लाद देंगे। सबसे बड़ी ये महफूज भाई की जो बात थी, ये इस पे लागू होती है कि कैसे वो ला देंगे। वो कैसे कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करिए, खाली आप कुछ ना करिए। वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे। संजय शुक्ला जी, देखा आपने जो बात सुनी सबकी, के अधिवक्ताओं के अधिकारों के हनन और अधिवक्ताओं के गिरते स्तर के जिम्मेदार अधिवक्ता खुद हैं, ये बात सामने आ रही है निकल के। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? क्योंकि पूर्व में जो भी हमारे विद्वान बंधुओं ने इस बात पर अपना प्रकाश डाला, उसके अनुसार दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक चीज़ तो ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से MBBS करने के बाद डॉक्टर को एक प्रोफेशनल होने के लिए एक सिस्टम में आना होता है, उसी तरीके से एडवोकेट को भी
ला करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी है जो इस प्रोफेशन में आया है कि वो अपने हितों के लिए सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो वो अपने मुवक्किल के हितों की सुरक्षा कैसे करेगा। इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। और विषय ये है कि स्तर की बात है, तो स्तर में तो जब भी IAS का स्तर नहीं गिरता है, क्योंकि उसकी एक व्यवस्था है। और कहीं किदवंती होता है कि साहब 1 2 4 इस तरह हो गया, लेकिन तमाम प्रोफेशन में एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन के बाद वो युवा अधिवक्ता कचहरी में जाता है तो बेहतर संरक्षण और बेहतर उसको किसी का बैकबोन न मिलने की वजह से मुझे ये लगता है कि अपने जीवन का काफ़ी समय तो वो भटकता रहता है, और भटकाव के जीवन में वो तमाम ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाता है जिससे कि वो अपना स्तर गिरा देता है और अपने प्रोफेशन को भी वो बदनाम करता है। इन चीज़ों की समीक्षा होनी चाहिए और उसके लिए गाइडलाइन ऐसी हो जिसको वो फॉलो कर सकें, और जो जिम्मेदार लोग कंट्रोल करते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि स्तर में सुधार होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। संजय जी, आपने जो कहा कि किसी प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और प्रॉपर गाइडलाइन संजय जी आपने जो कहा कि किसी प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है और प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए। महफूज आलम जी, अब हम इसमें आपसे खाली छोटा सा सवाल करेंगे कि दिल्ली बार काउंसिल के जो रूल हैं, उस रूल के मुताबिक कोई भी वकील जो रजिस्ट्रेशन कराता है तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको कम से कम 5 साल किसी सीनियर एसोसिएट के साथ जुड़ना होता है, उनके साथ काम करना होता है। क्या ये यूपी में भी लागू होना चाहिए कि कम से कम 5 साल अगर किसी सीनियर के साथ वो जुड़ता है और उसके ऊपर सख्त पाबंदियां होना ये चाहिए कि वो अपना वकालतनामा नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकता 5 साल, तो इसमें स्तर में सुधार हो सकता है, जैसे संजय जी ने भी ये चीज़ कही। तो दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली के वकीलों में और यूपी के वकीलों में जब कंपैरिजन किया जाता है तो दिल्ली के वकील लगता है कि थोड़ा सा हमसे कुछ ऊपर है, जबकि LLB उन्होंने भी किया है और वही 3 साल 5 साल LLB करके हम लोग भी बैठे हैं, लेकिन हमारा स्तर उनसे नीचे क्यों दिखता है। जबकि कहा जाता है कि वकील जो विद्वान की बात है तो वकील जो बना है वो विद्वान ही है, विद्वान उसके आगे लिखा जा रहा है। तो सब पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के एक ही तरह का स्तर होना चाहिए, और उस स्तर को बनाने के लिए कि 5 साल 4 साल 6 साल 10 साल जूनियरशिप करना कंपलसरी है कि नहीं है, ये होना चाहिए, ये बदलाव भी होना चाहिए। और जो संजय जी ने कहा कि जो आता है नया वकील वो भटक जाता है और भटकने के बाद उसके सामने जो है जो रोज़ी रोटी की समस्या एक होती है उसमें वो गलत काम करने लगता है, और उसमें भी जब एक बार चला जाता है तो फिर लौटता नहीं है और उससे वकील की गरिमा को गिरते हैं और उसको बदनामी मिलती है। क्या लगता है आपको कि जूनियरशिप कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं? असलम साहब, ये जूनियर जो शब्द है इसको हम लोग अपनी भाषा में शिष्य भी कहते हैं, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, ये बात सच है, सब मानते हैं। तो जूनियर बनने, जब आप जूनियर बनेंगे तो सबसे पहले आपका सीनियर यानी आपका गुरु वो ये आपको बताएगा कि साहब आप जिस प्रोफेशन में आए हैं रोटी रोजी के लिए नहीं आए, आप यहाँ रोटी रोजी कमाने कोई धंधा करने नहीं आए, आप वकालत करने आए हैं। और वकील जो होता है वो कामयाबी दिलाने वाला होता है, और कामयाबी दिलाने वाला वो है ऊपर बैठा, और आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिसके आप वकील हैं वो उसके बाद आपको देखेगा कि ऊपर वो है गॉड, भगवान, अल्लाह, जो भी अपने भाषा में कहता है वो, और नीचे उसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं। ये कोई रोटी रोजी नहीं है। वो ये कौन बताएगा? सीनियर बताएगा। तो 5 साल नहीं 10 साल। और ऐसा जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं वो मेरी बात से एग्री भी होंगे कि 10 साल लगते हैं गुरु के साथ वकील बनने में।